Photosynthesis is a process by which green plants transform radiant energy into a chemical form. The process complete in two steps: the light reaction and the dark reaction. The light reaction is initiated when a specific light is absorbed by the antenna chlorophylls, that is, the group of chlorophyll molecules concerned with light harvesting system. The absorbed energy is either trapped at the reaction center and used to perform photochemical act or emitted as a photon or lost as heat. Light reaction or dark reaction. These are the two steps in which the photosynthesis process occurs. लाइट रिएक्शन पहले भी बताया गया कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना रीजन में होता है। और ये जो लाइट रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक लाइट जो एब्जॉर्ब की जाती है उसमें बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए। ये सब मिलकर के एंटीने कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जो कि जो फोटॉन्स हैं, सनलाइट से ली गई फोटॉन्स हैं, उनको एक सेंटर को ट्रांसफर करते हैं। ये रिएक्शन सेंटर दो टाइप्स के होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, और दो अलग अलग वेवलेंथ पे काम करते हैं, जिसमें कि आगे आप देखेंगे कि दोनों सेंटर्स कौन कौन से हैं। फोटोसिस्टम 1 P700 एंड फोटोसिस्टम 2 P680। दो फोटोसिंथेसिस इन दो स्टेप्स में कवर होती है, कैसे क्लियर हुआ। जो इमर्शन इफेक्ट, साइंटिस्ट थे इमर्शन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि यदि सिर्फ आप लाइट वेवलेंथ दे रहे हो, सिर्फ 680 वेवलेंथ की दे रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो आप जो क्वांटम यील्ड है, फोटोसिंथेटिक यील्ड या क्वांटम यील्ड जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी। और इस ड्रॉप को नाम क्या दिया गया? रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप। और यदि हम इसे P680 से भी अधिक वेवलेंथ भी देंगे, शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ दोनों दी जाएंगी, तो जो क्वांटम यील्ड होगी वो एनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसे कि क्या कहा गया, इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट। ये एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्लोरेला में किया था। अब बात आ रही है कि क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड क्या होती है और क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होती है। द रेट और yield of photosynthesis is usually measured as number of oxygen molecules produced per quantum of light absorbed, यानी कि कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं प्रत्येक क्वांटम लाइट जब एब्जॉर्ब हुई है, तो ये वैल्यू क्या कहलाती है? क्वांटम यील्ड। और इसी का ही रेसिप्रोकल है क्वांटम रिक्वायरमेंट। कितनी लाइट क्वांटा आवश्यक है प्रोड्यूस करने के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जितनी मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने के जितने नंबर ऑफ लाइट क्वांटा की रिक्वायरमेंट है, ये क्या हो गया उसका? क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो रॉबर्ट एमर्सन ने 1958 में he showed that the reduction of 1 molecule of CO2 to carbohydrate and simultaneous liberation of 1 molecule of oxygen requires
a minimum of 8 quanta of light. एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और साथ ही साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रिलीज होने में मिनिमम रिक्वायरमेंट है 8 क्वांटा ऑफ लाइट की। तो क्वांटा रिक्वायरमेंट क्या हो गई, 8 क्वांटा। क्वांटम यील्ड क्या हो गई, 1/8 is equal to 12%। तो सबसे पहले इमर्सन ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया, जिसे कि क्या कहा गया, रेड ड्रॉप। क्या कहा गया, रेड ड्रॉप। क्लोरेला प्लांट में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मोनोक्रोमैटिक लाइट दी, यानी कि सिर्फ सिंगल वेवलेंथ की, और वहां पर उन्होंने क्वांटम यील्ड को मेजर किया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा कि शो हो रहा है कि जैसे ही हम 380 to 760 मिली माइक्रो तक प्रोसीड कर रहे हैं विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम में, सीधे सीधे क्या हो रहा है, क्वांटम यील्ड जो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ये जो यील्ड कम हो रही है और वो कांस्टेंट रह रहा है कुछ समय तक 660 और 680 मिली म्यू तक, और उसके बाद में सडनली इट ड्रॉप्स इन द रीजन अबव 680 मिली माइक्रो, 680 मिली माइक्रो के यानी रेड रीजन में सीधे सीधे क्वांटम यील्ड जो है वो ड्रॉप हो रही है। द फॉल इन फोटोसिंथेटिक यील्ड beyond the red region of spectrum is called Emerson's first effect or red drop। सीधे सीधे इसका कम होना क्या कहला रहा है, रेड रीजन में रेड ड्रॉप। अब उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया by supplying additional shorter wavelength of light, red light, along with longer wavelength of light, that is far red light beyond 680 millimu. The monochromatic light, that is the light of only single wavelength of longer wavelength, which was inefficient in the previous experiment, when supplemented with a shorter wavelength of light, enhance the photosynthetic yield। क्या हुआ है इस एक्सपेरिमेंट में, लॉन्गर वेवलेंथ के साथ साथ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट भी दी गई, जिससे कि फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो बढ़ गई और हम रिकवर कर लिए जो रेड ड्रॉप हुआ था। ये जो एनहेंसमेंट हुआ है बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ शॉर्टर एंड द लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसे उन्होंने क्या नाम दिया, इमर्सन सेकेंड इफेक्ट और एनहेंसमेंट इफेक्ट। तो यदि हम एनहेंसमेंट को मेजर करना चाहते हैं तो हम दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे रेट इन द लॉन्गर वेवलेंथ, दैट इज रेट इन द शॉर्ट प्लस लॉन्ग वेवलेंथ माइनस रेट इन द शॉर्टर वेवलेंथ, and then it is divided by the rate in longer wavelength। इमर्सन एक्सपेरिमेंट ने एक कंक्लूजन हम लोगों को दे दिया कि the process of photosynthesis do involves two light reactions, one carried out by shorter wavelength absorbing form of chlorophyll A and the other by pigments including A longer wavelength absorbing form of chlorophyll A। यानी कुछ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर एब्जॉर्बिंग कर रहे हैं और कुछ जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ। इसकी वजह से टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर क्रियाशील हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में, जिससे कि आगे देखा गया कौन कौन से सेंटर्स हमने डिस्कवर किए, P700 फोटोसिस्टम 1 and P680
photosystem 2. So conclusion after the experimentation of immersion comes out to be there are two pigment systems or photosystem 1 and photosystem 2. Moving on to next slide. This is clearly depicting how the immersion enhancement effect functions. In the red region, quantum yield drops. The graph in the bar graph in the red region, then in the far region, and then in both the regions combined together, it showed a blue region extended, that is red and far red together enhances the rate of photosynthesis. जब रेड और फार रेड रीजन दोनों वेवलेंथ ऑफ लाइट पर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एक्ट करेंगे तो क्वांटम यील्ड जो है या फिर हम कहें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ जाएगा। यही ये ग्राफ शो कर रहा है कि कैसे रेड और फार रेड दोनों के साथ में एक्ट करने से फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो बढ़ जाती है। रेड ड्रॉप हम जान गए हैं, क्या था रेड ड्रॉप? P680 वेवलेंथ पर सीधे ही रेड रीजन एंटर करते ही कर्व जो है हमारा एक सडनली ड्रॉप लेता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसे क्या वेवलेंथ मिल रही है? सिर्फ 680 to 680 मिली माइक्रो मिल रही है। इस वेवलेंथ पर वो क्वांटम यील्ड जो है, फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, गिर जाएगी। और जब दोनों साथ में फार रेड और रेड दोनों साथ में एक्ट करेंगे तो आप जैसे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इमर्शन एनहांसमेंट यानी कि जो हमारी क्वांटम यील्ड है वो बढ़ गई। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि देयर आर टू फोटोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस, टू फोटो सिस्टम एक्ट कर रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 acting in the shorter wavelength of light and in the longer wavelength of light. Together they are enhancing the rate of photosynthesis. तो इमर्सन इफेक्ट ने हमें बता दिया कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है उसमें जो लाइट रिएक्शंस हैं वहां पर दो सेंटर्स एक्ट कर रहे हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। अब पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है उसके दो स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन और दूसरा क्या है, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो कि ग्राना में होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में, पहले भी डिस्कस किया है। और जो लाइट रिएक्शन ग्राना में हो रही है उसमें पहला काम क्या हो रहा है, NADP रिड्यूस हो जा रहा है और रिड्यूसिंग पावर जनरेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ NADPH। दूसरा काम क्या हो रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होकर के ATP बना रहे हैं। और तीसरा काम क्या हो रहा है, वाटर जो रॉ मटेरियल था फोटोसिंथेटिक स्टेप का, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, वो वाटर जो है लाइट की प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है, यानी फोटोलिसिस हो रही है उसकी, लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। दिस इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दिस इज व्हाट वी कॉल फोटोलिसिस ऑफ वाटर। H2O ब्रेक डाउन हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है। ये किसमें हो रहा है, आपकी लाइट रिएक्शन में। दूसरा स्टेप क्या है, डार्क रिएक्शन। तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, the oxygen we are breathing that is coming from the H2O absorbed by the roots of the plant,
जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? वाटर मॉलिक्यूल से। और नेक्स्ट क्या है? CO2 जो है वो रिड्यूस होता है, रिड्यूस होकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है, CH2O। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ये जो दूसरा स्टेप है इसे हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, केल्विन साइकिल, ब्लैकमैन रिएक्शन, जो कि किस भाग में होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो जनरेट हो रही है वो CO2 से मिल रही है, और जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो वाटर से बन रही है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दो स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन अकरिंग इन द ग्रेना रीजन, और दूसरा है डार्क रिएक्शन जो कि कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा रीजन में। तो दो स्टेप्स हो गए फोटोसिंथेसिस के, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन भी फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के साथ साथ एक्ट कर रहा है, यानी कि लाइट रिएक्शन में शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ दोनों साथ में मिल करके एक्ट कर करके क्या है? लाइट रिएक्शन में जो हमारा रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो रहा है, यानी कि ATP और NADPH, वो जनरेट हो रहा है। और साथ ही साथ वाटर की फोटोलिसिस हो रही है, यानी वाटर जो है वो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर के ऑक्सीजन जनरेट हो रही है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मैकेनिज्म दो तरह से हो सकता है, इसके दो रूट हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो प्रोसेस हो रही है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम, पहले ये जान लिया जाए कि फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में कौन कौन से पिगमेंट्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्रियाशील होते हैं। तो सबसे पहले फोटोसिस्टम 1 200 से लेकर 400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का बना हुआ है, 50 कैरोटेनॉइड्स हैं इसमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन सेंटर है, जो कि रिएक्शन सेंटर कौन सा वेवलेंथ कवर कर रहा है? P700। और 2 आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? FeS प्रोटीन, जो कि फेरेडॉक्सिन के समान है, वो एक्ट कर रहे हैं। और फोटोसिस्टम 1 जो है वो लोकेट करता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड। फोटोसिस्टम 1 जो है वो आउटर सरफेस पर लोकेट कर रहा है। यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का कोई इवॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि कोई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है यहाँ फोटोसिस्टम 1 में जनरेट नहीं होगी। ये सिस्टम जो है ये सिर्फ रिड्यूस कर रहा है NADP को NADPH और 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन में। ये बोथ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में इन्वॉल्व रहती है। ये सिस्टम क्लोरोप्लास्ट का जो लाइटर फ्रैक्शन है, यदि हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे जो लाइटर फ्रैक्शन आएगा हमें फोटोसिस्टम 1 जो है वहां पर मिलेगा। अब दूसरी है फोटोसिस्टम 2, इसमें लगभग 200 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, 50 कैरोटेनॉइड्स हैं, एक रिएक्शन सेंटर है जो कि कौन सा होगा? P680, और आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है क्विनोन, मैंगनीज और क्लोराइड आयन। दो जो आपके आयन्स हैं वो एक्ट करते हैं कहाँ पर? जब वाटर की फोटोलिसिस होती है। तो आपको याद रखना है कि मैंगनीज आयन और क्लोराइड आयन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम है, जो कि वाटर के फोटोलिसिस इनटू ऑक्सीजन में
क्रियाशील रहते हैं। और फोटो सिस्टम 2, जैसे कि 1 बाहरी सतह पर था थैलेकॉइड की, ये इनर सरफेस होता है। इनर सरफेस जो थैलेकॉइड का होता है वहां पर फोटो सिस्टम 2 होता है। दिस सिस्टम is responsible for the breakdown of water and the evolution of molecular oxygen। अभी देखा था क्या कि फोटो सिस्टम 1 में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और ऑक्सीजन नहीं बनती है, जबकि फोटो सिस्टम 2 में इवोल्यूशन होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का। फोटो सिस्टम 2 जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 को डोनेट करती है जब NADP रिड्यूस होता है। ये सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को कवर करती है, और जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे क्लोरोप्लास्ट का तो हमें जो हैवियर फ्रैक्शन मिलेगा उसमें फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर होगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए बोथ फोटो सिस्टम 1 और 2 इम्पोर्टेंट हैं। लाइट रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और साथ ही साथ फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। लाइट रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है लाइट रिएक्शन, और ये किस भाग में होगा, ग्रैनम में होगा, और इसके रूट्स 2 होंगे, या तो ये नॉन साइक्लिक है या फिर ये साइक्लिक है। तो सबसे पहले लीनियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखें। ये डायग्राम क्या डिपिक्ट कर रहा है, जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट covering both the system, photo system 2, this P680 reaction center 2, और उसके साथ में ये जो ओवल दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं, आपके accessory pigment molecules forming the antenna complexes। और ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो आपका कॉम्प्लेक्स है P680, इसको सारा जो फोटॉन्स लाइट का ये लोग एब्जॉर्ब किए हैं इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जैसे ही इन्हें फोटॉन्स स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल्स एंड द accessory pigments forming the light harvesting antenna complex, these pigment molecules become excited, that is photo excited, and they come to the singlet state। excited state पर पहुंच गए, जैसे ये दिखा रहा है P680 P+680, this is the excited chlorophyll molecule। excited chlorophyll molecule जो है P680, ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर से स्टेबल स्टेट पर आने के लिए, अपनी ग्राउंड स्टेट पर आने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, प्राइमरी एक्सेप्टर। यहाँ इलेक्ट्रॉन का कौन है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, फिर फियोफाइटिन ट्रांसफर करेगा क्विनोन A, QB, फिर ये सारा प्लास्टोक्विनोन पूल जो है ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन साइटोक्रोम से उनको ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रॉन। ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का शो हो रहा है कहाँ से कहाँ तक। P680 ने सोलर रेडिएशन से ये आपको लिया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंची, फिर फियोफाइटिन को दिया, इन द वे क्विनोन्स को दिया, और क्विनोन्स कहाँ किसको दे रहे हैं, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। और ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, यही आपके दोनों सेंटर्स को जोड़ने की कड़ी है। अब इसने प्लास्टोसाइनिन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के P700 को पहुंच गया, यानी फोटो सिस्टम 1 पर आ गया, रिएक्शन सेंटर 1 पर आ गया। अब जैसे ही P700 को इलेक्ट्रॉन मिला, ये एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया P+700। अब ग्राउंड स्टेट पर आने के लिए P700 जो है वो क्या करेगा, जो आयरन सल्फर कंटेनिंग यहाँ प्रोटीन्स हैं
उनको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन वो लेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएंगे, और जबकि ये जो P700 है वो ग्राउंड स्टेट पर आ गया। ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं, यानी क्लोरोफिल A1, A2, A3, ये ट्रांसफर करेंगे फाइनली किसको? इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन को। और फेरेडॉक्सिन जो है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये क्या करेगा? NADP को रिड्यूस कर देगा NADPH में। इस प्रोसेस में NADP से जब NADPH बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ क्या है, इसको प्रोटॉन भी चाहिए रिड्यूस होने के लिए। तो ये प्रोटॉन्स इसको कहाँ से मिलेंगे? जब फोटोलिसिस हुई थी वाटर की, यहाँ P680 पर, ये फोटो सिस्टम 2 को कवर कर रहा है। यहाँ पर जब फोटोलिसिस होगी वाटर की, वाटर जब ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन जनरेट होगी, तो ऑक्सीजन के साथ में 4H+ आयंस भी रिलीज होंगे, जो कि मूव आउट करेंगे। जब मूव आउट करेंगे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ, तो ATPase की मदद से ATP भी जनरेट करेंगे। यही H+ आयन यहाँ पर यूज किया जा रहा है NADP से NADPH के रिडक्शन में। तो ये लाइट रिएक्शन का प्रोसेस हो गया कौन सा? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब डिफरेंस या कंपैरिजन देखा जाए दोनों में, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ, पाथवे में जितने भी आपके एक्सेप्टर आए हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किया गया, साथ में क्या है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP जनरेट हुई। और क्या काम हो रहा है यहाँ? P680 कवर हो रहा है। P680 पर वाटर की जो है वो क्या हो रही है? फोटोलिसिस हो रही है। लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स जनरेट हो रहे हैं और NADP से NADPH बन रहा है। मुख्य चीजें क्या है? नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुआ था, दैट इज नॉट रिटर्निंग बैक टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इसीलिए इसे नॉन साइक्लिक कह रहे हैं। जहां से स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, वहां पर वो रिटर्न होकर के नहीं मिला है। ये है आपका नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ATP बन रही है, साथ ही साथ क्या है, वाटर जो है वो ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो यदि आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन किस में जनरेट होती है, तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में ऑक्सीजन जनरेट होती है। जबकि अगर ये कंपेयर किया जाए साइक्लिक प्रोसेस में, लाइट फोटॉन्स लिए, क्लोरोफिल ने एक्साइट हुआ और पाथवे में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आ रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी देता हुआ ग्राउंड स्टेट पर आने का प्रयास कर रहा है, और साथ में यहाँ ATP जनरेट हो रही है। जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स फाइनली है वो रिटर्न कर दे रहे हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को। इसीलिए ये प्रोसेस क्या कहला रही है? साइक्लिक प्रोसेस। जो भी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किया था मूव करना, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो रिकवर हुई थी, वहां से जो इलेक्ट्रॉन फाइनली जो है वो रिटर्न बैक सीधे सीधे किसको मिल गया है? P700 को दोबारा से मिल गया है। इसीलिए ये जो P700 को इंक्लूड कर रहा है वो कौन सी प्रोसेस है आपकी? साइक्लिक। और साइक्लिक प्रोसेस में कोई भी वाटर की ब्रेकडाउन नहीं होती, ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता, लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, यानी ATP जरूर बनती है। तो P700 से ये क्लोरोफिल कौन सा है? P700। P700 से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा P+700 पे। उसके बाद क्लोरोफिल A1, A2, A3 फेरेडॉक्सिन, और फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ने NADPH बनाया, और यहीं से फेरेडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन का रिटर्न बैक लिया और बताया था कि दोनों जो रिएक्शन सेंटर 1 और 2 को जोड़ रहा है साइटोक्रोम B6, उसकी सहायता से साइटोक्रोम B6 बैक
पुराना वाला जो डायग्राम था इससे पहले वाला, उसमें ये दिखा रहा था ना B6, ये साइटोक्रोम B6 और BF, इसकी मदद से फिर प्लास्टोक्विनोन से होता हुआ ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है पुनः क्या हो गया, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन और P700 को इलेक्ट्रॉन फिर से मिल गया, यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ये साइक्लिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस में वाटर की फोटोलिसिस नहीं होती, जबकि नॉन साइक्लिक प्रोसेस दोनों इन्वॉल्व करती है, फोटोसिस्टम 2 और 1 दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, और वाटर की फोटोलिसिस भी होती है। यहाँ पर क्या है, फोटोसिस्टम 2 ने ये वाला डायग्राम, फोटोसिस्टम 2 ने इलेक्ट्रॉन लिया, 680 एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा, फियोफाइटिन को मिला, फिर QA QB प्लास्टोक्विनोन पूल से कहां पर पहुंचा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पर, फिर प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ P700 को जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो जा रहा है, उसको एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा रहा है, और ये क्लोरोफिल A1 A2 A3 जो कि आपके आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन से उनसे होता हुआ फेरेडॉक्सिन को पहुंच रहा है। फेरेडॉक्सिन जो है वो रिड्यूसिंग पावर जनरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज। किससे? NADP है, NADP H+ आयन लेकर के रिड्यूस हो जा रहा है NADPH में। तो ये बात हो गई किसकी, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस फोटोफॉस्फोराइलेशन का। अब फाइनली फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है, जो कि केमी ऑस्मोटिकली एक्सप्लेन किया गया मिशेल द्वारा, उन्होंने क्या बताया कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो यानी कि लाइट, फॉस्फोराइलेशन ATP ऐड करके क्या है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का निर्माण, एनर्जी करेंसी बन रही है, ATP जनरेट हो रहा है। ये पूरा डायग्राम डिपिक्ट कर रहा है कि थाइलाकॉइड ल्यूमन, यहाँ आपको फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है, कैसे वाटर की फोटोलिसिस हो रही है, ये भी क्लियरली शो किया गया। लाइट लिया P680 ने, यानी फोटो सिस्टम 2 ने, साथ ही साथ क्या है, वाटर की फोटोलिसिस हुई, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जिसमें बताया था मैंगनीज आयन और आपका क्लोराइड आयन एक्ट करेंगे, और ये होता है आपके प्रोटीन्स होते हैं फ्रॉम S0 to S4, जो डिफरेंट स्टेप्स में काम करते हैं और डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में काम करते हैं और एक्टिवेट होते हैं, और जो किसकी प्रेजेंस में ये काम होगा, मैंगनीज आयन और क्लोराइड आयन की मदद से। तो यहाँ ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई, और उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो है वो स्टार्ट हुई फियोफाइटिन से क्विनोन्स, फिर प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन बना, और प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन से ये साइटोक्रोम F फिर प्लास्टोसाइनिन में ट्रांसफर हुआ, P700 ने लिया, A1 A2 A3 फाइनली मूविंग ऑन टू फेरेडॉक्सिन, और फेरेडॉक्सिन से NADP से NADPH का निर्माण। ये सारी क्रिया थाइलाकॉइड ल्यूमन से जो स्ट्रोमा, ये सारा प्रोसेस कैसा हो रहा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मिशेल ने क्या बताया कि एक मल्टी कंपोनेंट एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स है, जो कि ऑरेंज डायग्राम ये शो हुआ है, क्या है ये, एटीपेज कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम कपलिंग फैक्टर भी कहते हैं। दिस कपलिंग फैक्टर is plugged through a thylakoid membrane at various places. The complex
is localized both within and upon the surface of the membrane. It consists of an extrinsic proteins, coupling factor 1 CF1, and a hydrophobic compound CF0 which serve as a proton channel. तो जो आपका ATPase कॉम्प्लेक्स है उसके भी दो पार्ट्स हैं. जो आपका CF1 है ये एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है बाहर की तरफ, और इंट्रेंसिक जो है आपका हाइड्रोफोबिक है वो है आपका CF0 कपलिंग फैक्टर 0. तो जो ATPase कॉम्प्लेक्स है इट यूटिलाइजेस द प्रोटॉन मोटिव फोर्स दैट इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट and a pH difference to catalyze ATP synthesis from ADP and inorganic phosphate. तो ATPase enzyme complex प्रोटॉन मोटिव फोर्स पर एक्ट कर रहा है, जिसमें कि एक ग्रेडियंट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है, दूसरा क्या है पीएच में डिफरेंस. Though the actual mechanism by which CF makes use of energy released from the downhill movement of H plus to convert ADP and phosphate to ATP is not so clear, but the hypothesis given by the Michel is clearly saying that the photo-induced transport of electrons occur. Light reactions में जो भी रिलीज हो रहा है फोटॉन्स, आपके प्रोटॉन्स जो रिलीज हो रहे हैं H प्लस आयन जो इंटरनल स्पेस ऑफ थैलाकॉइड सैक में है, ये ल्यूमन में जा रहे हैं. ये these protons are released into the lumen. जो ल्यूमन में ये जनरेट हुए कहाँ से हुए हैं? पहला वाटर, ये आपका वाटर ऑक्सीडाइजिंग कंपोनेंट ऑफ फोटोसिस्टम 2. दूसरा कहाँ है? ये दूसरा शो क्या हो रहा है? प्लास्टोक्विनोन. जो प्लास्टोक्विनोन पूल है जहां पर कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है. प्लास्टोक्विनोन प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन बनाएगा और जब रिलीज कर देगा H प्लस आयन वापस दे देगा तो वो फिर से प्लास्टोक्विनोन बना लेगा. तो ये प्लास्टोक्विनोन वाला पूल यहाँ से H प्लस आयन जनरेट हो रहा है. और तीसरा कहाँ से? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो कि कहाँ पर हो रहा है? फोटोसिस्टम 1 में, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन जब रिटर्न बैक आता है तो प्लास्टोक्विनोन जो है, जो आपका प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन जो था पहले जनरेट हुआ था, वो पुनः से प्लास्टोक्विनोन बना रहा है. जब ये प्लास्टोक्विनोन बनाएगा तो H प्लस आयन जो है वो ल्यूमन में, ये देखिए जनरेट हुआ. एक H प्लस आयन हमें यहाँ से मिल गया प्लास्टोक्विनोन वाले पूल से, और दूसरा हमें ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ से H प्लस आयन रिलीज हो गया. ये थाइलाकॉइड ल्यूमन में, यानी H प्लस आयन कहाँ से आ रहा है? वाटर ऑक्सीडाइजिंग कंपोनेंट जो फोटोसिस्टम 2 का है वहां से आ रहा है. दूसरा कहाँ से आ रहा है? प्लास्टोक्विनोन पूल से आ रहा है. जब इलेक्ट्रॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो जब प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन से पुनः PQ बनता है, प्लास्टोक्विनोन बनता है, तब H प्लस आयन ल्यूमन में रिलीज होता है. तो हमें सोर्स ऑफ H प्लस आयन पता चल गया. ये H प्लस आयन जो बन रहे हैं. उसके बाद क्या है? 8 H प्लस आयन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि 4 कहाँ से आ रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से आ रहे हैं, और 4 कहाँ से आ रहे हैं? प्लास्टोक्विनोन से आ रहे हैं. तो टोटल में 8 H प्लस आयन जो है वो रिलीज होते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, और 4 जो होते हैं वो H प्लस आयन रिलीज होते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, जबकि PQH2 पुनः PQ बनाता है. तो टोटली देयर आर 12 H plus ion that are released into the inner space when 2 molecules of water
are oxidized and one molecule of oxygen is evolved and thus two molecules of NADP are reduced. So कितने 12 जो H प्लस आयंस हैं वो रिलीज हो रहे हैं इनर स्पेस में, जबकि 2 मॉलिक्यूल वाटर का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज्ड हो रहा है। किसके लिए? ये जो आपका NADP है, NADP जो है NADPH में रिड्यूस हो रहा है, तब आपके 2 जो प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ यूटिलाइज हो जा रहे हैं। तो the release of H plus into the inner space of the thylakoid creates a difference in pH between the outside and the inside of the thylakoid membrane. बाहरी सतह और आंतरिक सतह पर pH का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है H प्लस आयन रिलीज होने की वजह से। दूसरी चीज, thylakoid membrane itself is not permeable to protons. thylakoid membrane के द्वारा प्रोटॉन्स अगर मूव करना चाहें तो वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो there is a CF0 CF1 complex which is acting as a channel. ये प्रोटीन चैनल जो है एक्ट कर रहा है किसके फ्लो के लिए? H प्लस आयन के ट्रांसलोकेशन के लिए, अकरिंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये जो फ्लो है प्रोटॉन्स का, ये कहां से होता है? डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी जहां इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से ये मूव ऑन कर रहा है जहां इसका कंसंट्रेशन कम है। एंड when it reaches the coupling factor CF1, it results in the formation of ATP. ये चैनल से मूव हुआ आपका प्रोटॉन्स जो ल्यूमन में है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के परमिएबल नहीं है, वहां से नहीं जा सकता। तो एक कपलिंग फैक्टर है CF0 जो हाइड्रोफोबिक रीजन में अंदर की तरफ उपस्थित है, वहां से होता हुआ H प्लस आयन जो है वो एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन CF1 है, कपलिंग फैक्टर 1 है, वहां जा रहा है। ये जो मूवमेंट है डाउन द हिल है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है, और साथ ही क्या दो इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्सेस काम कर रही हैं। पीएच का डिफरेंस भी है, H प्लस आयन ल्यूमन में ज्यादा होने की वजह से और स्ट्रोमा के में कम होने की वजह से पीएच डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से प्रोटॉन्स मूव हो रहे हैं। और ये जो प्रोटॉन्स मूव हो रहे हैं उसकी वजह से यहाँ जो कपलिंग फैक्टर में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, दे आर कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग ATP। इन दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? ATP, यानी एनर्जी करेंसी जो है वो ATP सिंथेटेज एंजाइम की मदद से ATP का निर्माण हो रहा है। ये जो केमियोस्मोटिक फ्लो है जो कि फोटो फॉस्फोराइलेशन में हो रहा है, दिस इज एक्सप्लेन बाय द मिशेल ने ही इसे एक्सप्लेन किया था और उनके ही द्वारा ये बताया गया था कि जो मूवमेंट है प्रोटॉन का वो दो इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स पर डिपेंडेंट है। पहला पीएच डिफरेंस और दूसरा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, दोनों के डिफरेंस की वजह से और इसी की वजह से प्रोटॉन्स जो हैं वो आपकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के परमिएबल ना होते हुए भी, क्योंकि वहां एक कपलिंग फैक्टर CF01 मौजूद है, वहां से ये मूव करेगा। तो सिंगल मॉलिक्यूल जो ATP है वो फॉर्म होता है 3H प्लस आयन जब वो पास करते हैं ATPase कॉम्प्लेक्स से। A single molecule of ATP is formed for every 3 protons passing through ATPase complex. Thus about 4 ATP molecules will be formed from 12. अभी डिस्कस किया गया था कि 12 H प्लस आयन जो हैं जनरेट हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक पाथवे। तो तीन H प्लस आयन से एक ATP बन रहा है, तो टोटल ही यहाँ पर 4 ATP मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा।
or these ATP molecules are enough to fix or reduce CO2 to form carbohydrate, जो कि हमारा next process है dark reaction. So this is all about the light reaction. In our next lecture we will discuss about the dark reaction, that is the thermochemical reaction or the Blackman's reaction or the C3 cycle or Calvin cycle.